Okay, so we have 30 participants and we can start our lecture. So इस 44 वाद मार्ग वाले मतलब इस अध्याय में हम 44 वाद मार्ग सीख रहे थे, जिसमें से हमने वाद, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, स्थापना, प्रतिस्थापना, दृष्टांत, उपनय और निगमन इतनी चीजें लास्ट टाइम कवर की थी। अब यहाँ से हम आगे के 15 से आगे के कवर करेंगे। तो 15वां वाद मार्ग आता है उत्तर। उत्तर मतलब क्या? उत्तर मतलब एन ऑपोजिशन। उत्तर इज समथिंग विच यू आर पुटिंग फोर्थ टू अपोज द topic which a person has presented. So uttar is the second part of the debate. The second part of the debate. विपरीत धर्म हेतु प्रतिपादनम, मतलब जो भी हेतु या जो भी टॉपिक प्रेजेंट किया गया है उसके ऊपर या उसको खारिज करने के लिए जो भी चीजें हम कहते हैं वो उत्तर है। जैसे हम इंग्लिश में भी कहते हैं बैक आंसर मत करो, तो बैक आंसर मतलब किसी ने कुछ कह दिया तो आपने उसका उल्टा कह दिया, तो दैट इज बैक आंसर। तो वैसे ही उत्तर मतलब अपोजिशन। इट इज समथिंग विच इज opposite of what has been put forth by a party in a war. It is something which is put forth as an opposition by a party in a war. Now this opposition can be opposite to one, opposite to many or opposite to all. Suppose there are many parties. So उत्तर जो है वो किसी एक को अपोज करने के लिए या एक से ज्यादा को अपोज करने के लिए या सभी को अपोज करने के लिए, कैसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि घृत जो है वो सदापथ्यकर माना गया है। सदापथ्यकर जो द्रव्य हैं, सदापथ्यकर मतलब जिनको आप किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, जिसमें पथ्य देखने की जरूरत नहीं है कि ये इसको सूट करेगा क्या, ये पथ्य देखने की जरूरत नहीं है। तो घृत जो है वो सदापथ्यकर है, ऐसा एक पार्टी का कहना है। तो दूसरी पार्टी बोलती है नहीं, घृत जो है वो अगर समान मात्रा के साथ मधु के साथ अगर मिक्स कर दिया गया, समान मात्रा में अगर मधु के साथ मिक्स करके उसको लेते हैं तो वो घृत जो है वो विषकर हो जाता है। तो यहां पर अपोजिशन इज दैट समान मात्रा में आप घृत को लेंगे तब भी वो, जस्ट वन मोमेंट, समान मात्रा में भी आप अगर घृत को लेंगे तब भी वो विषकर हो जाता है अगर मधु के साथ लेंगे। तो उत्तर इज एन अपोजिशन। उसके बाद सिद्धांत। सिद्धांत का क्या मतलब है कि सिद्धांत मतलब एक एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल। एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल मतलब जो दोनों पार्टीज एक साथ एग्री कर जाए, जो दोनों पार्टीज एक साथ एग्री कर जाए। यह परीक्षकैहि बहुविधम परीक्षा हेतु भी साध्यते, जिसका मतलब ऐसा कोई प्रिंसिपल जो इसके पहले, इस डिबेट के पहले परीक्षकैहि बहुविधम परीक्षा मतलब बहुत सारे लोगों ने बार बार अप्लाई किया है या उसको बार बार आपने टेस्ट किया है, और जो आपके हेतु के साधन के लिए या जो हेतु से साध्य है, जो ऑलरेडी प्रूवन है, तो वो सिद्धांत है। सिद्धांत के उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। एक, अच्छा सबसे पहले सिद्धांत का एग्जाम्पल देखते हैं। सिद्धांत का एग्जाम्पल मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि वात, पित्त, कफ, तो ये डिसीज जो है ये वात के वजह से होता है। दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं सर ये गलत है, ये डिसीज जो है ये कफ की वजह से होता है। तो पहला जो उसने अपनी प्रतिज्ञा रखी कि ये रोग वातज है, ये उसकी प्रतिज्ञा हो गई। उसके अपोजिट में किसी ने उत्तर दिया कि नहीं सर ये रोग जो है वो वातज नहीं है, वो कफज है। ठीक है, तो ये प्रतिज्ञा और उसका उत्तर हो गया, मतलब 2 साइड्स ऑफ द कॉइन और 2
different topics to be discussed. तो यहाँ पर सिद्धांत ये है कि दोनों पार्टियां ये मान रही हैं, दोनों पार्टियां किस सिद्धांत को मान रही है? त्रिदोष सिद्धांत को मान रही हैं। तो दैट इज अ सिद्धांत। मैं कह रहा हूं वातज है, आप कह रहे हो कफज है। आप ये तो नहीं कह रहे कि मांसज रोग है या मेदज रोग है या फिर और कोई चीज नहीं कह रहे। आप ये कह रहे हो कि वातज नहीं है, कफज है। तो इसका मतलब दोनों साइड्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर सिद्धांत को मानती हैं, जो दोष सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत जो है उसको मानती हैं दोनों पार्टीज। ठीक है, उसमें उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन मानती तो दोनों पार्टीज त्रिदोष सिद्धांत को है। तो ये सिद्धांत का एग्जाम्पल हो गया, यह परीक्षक ही बहुविधम परीक्षा हेतु भी साध्यते। ओके, तो so we have 42 participants. What I'll do is I'll share the link of attendance so that by that time we continue with the lecture, you all can give attendance and come. 42 से यूजुअली ज़्यादा होते नहीं हैं। तो अब सिद्धांत जो है उनका, उन्होंने वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन जो है, ये क्लासिफिकेशन 4 प्रकार में किया है। एक सर्वतंत्र सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत का क्या मतलब है कि जिसको हर तंत्र ने एग्री किया है। जैसे जैसे हमारे पास अलग अलग तंत्र हैं, एक चरक ने लिखा हुआ या अग्निवेश ने बनाया हुआ, एक वाग्भट ने बनाया हुआ, एक सुश्रुत ने बनाया हुआ। तो ये अलग अलग तंत्र हैं, लेकिन सभी तंत्रों में उन्होंने एक सिद्धांत को 100% माना है कि सिर्फ साध्य रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। साध्य रोगम चिकित्सा, साध्य रोगों की चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये सभी लोगों ने सेम माना है। ठीक है, फिर प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत मतलब जैसे रसभेदी अध्याय में बताया चरक में कि किसी ने कहा कि 6 रस हैं, किसी ने कहा 8 रस हैं, किसी ने कहा एक ही रस है और वो अव्यक्त है। तो ये अलग अलग आदमियों के या अलग अलग तंत्रों ने समझे, मतलब रस है ये तो सब लोग मान रहे हैं, रस है, ये सर्वतंत्र सिद्धांत हो गया। और प्रतितंत्र क्या हो गया? प्रतितंत्र हो गया कि रस कितने हैं। तो जब हम चरक का डिस्कशन करेंगे या चरक पे डिस्कशन करेंगे तो हम 6 रसों को मानेंगे। जब हम और किसी संहिता का डिस्कशन करेंगे, जैसे प्रतितंत्र सिद्धांत में एक ये भी है कि सुश्रुत में रक्त को दोष का स्टेटस दिया हुआ है। तो जब चरक ने रक्त को दोष का स्टेटस नहीं दिया, क्योंकि चरक वॉज अ फिजिशियन, सुश्रुत वॉज अ सर्जन। तो जब हम चरक में बात करेंगे तो चरक में रक्तज रोग ज्यादा नहीं आते, जबकि सुश्रुत से बात करेंगे या सुश्रुत के टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो सुश्रुत में बहुत सारे रोगों का या बहुत सारे दोष रोगों का कारण रक्त दुष्टि बताया है। तो ये प्रतितंत्र सिद्धांत हो गया। उसके बाद अधिकरण सिद्धांत। अधिकरण सिद्धांत मतलब, अधिकरण मतलब क्या है? तंत्र युक्ति में हमने पढ़ा है, अधिकरण मतलब द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। अधिकरण इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो अधिकरण सिद्धांत में हम उस टॉपिक से रिलेटेड, आई एम शेयरिंग द सेम लिंक अगेन बिकॉज देयर इज वन मोर पर्सन हु इज कम, तो इसीलिए सेम लिंक मैंने शेयर कर दिया। अधिकरण सिद्धांत का मतलब है कि जिन टॉपिक से रिलेटेड जो भी सिद्धांत हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड जो भी सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत को अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। उस सिद्धांत को अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। जैसे शारीर स्थान में जो पुरुष पहले अध्याय में बताया है, वहां पर जो पुरुष बोला गया है वो सृष्टि उत्पत्ति से रिलेटेड है। जबकि बाकी हर जगह, बाकी चिकित्सा स्थान में या सूत्र स्थान में या शारीर स्थान के लास्ट में जिस पुरुष का वर्णन है
वो पुरुष चिकित्साधिकृत पुरुष है या चिकित्सीय पुरुष है। जो पांचभौतिक पुरुष है उसके बारे में डिस्कशन है। ठीक है, तो अधिकरण सिद्धांत जो है वो उस टॉपिक से रिलेटेड होता है, उस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप शारीर स्थान के पहले अध्याय की बात करो तो वहां पर जो पुरुष मेंशन्ड है वो पुरुष इस सृष्टि उत्पत्ति वाला पुरुष, क्योंकि वहां पर पूरी सृष्टि उत्पत्ति का सार बताया है हमने। तो वैसे ही बाकी सब अध्यायों में अगर हम पुरुष का मेंशन करते हैं तो वो जो पुरुष है दैट इज रिलेटेड टू द चिकित्साधिकृत पुरुष, क्योंकि हम चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया अधिकरण सिद्धांत। फिर अभ्युपगम सिद्धांत। अभ्युपगम सिद्धांत में वो सिद्धांत आते हैं जो प्रूवन नहीं है, जो प्रूवन नहीं है, लेकिन दोनों पार्टीज को आगे डिबेट करने के लिए उस सिद्धांत को एक्सेप्ट करना जरूरी है। उस सिद्धांत को एक्सेप्ट करना जरूरी है, क्योंकि अगर उस सिद्धांत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो डिस्कशन आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो देयर आर सम प्रिंसिपल्स विच यू हैव टू एक्सेप्ट ड्यूरिंग योर डिस्कशन। अभ्युपगम का क्या मतलब है? अभ्युपगम वर्ड का मतलब है कि जो प्रूवन नहीं है या जो अभी तक साध्य नहीं है हेतु से। तो ऐसे कुछ सिद्धांत हैं। अब इसका मैं एग्जैक्ट उदाहरण नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मुझे भी याद नहीं है और शायद इसका उदाहरण कोई चरक में दिया हुआ भी ना हो, लेकिन अभ्युपगम सिद्धांत ऐसे सिद्धांत हैं जिनको आप टेम्पररीली सच मान लेते हैं जबकि वो प्रूवन नहीं है। ओके, इसका उदाहरण मैं चरक से नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसका उदाहरण मैं मॉडर्न साइंस से दे पाऊंगा। सी, nobody has seen an atom, nobody has seen an atom, but they have mentioned that atom is made of all smaller things like proton, neutron, electron. ठीक है, आज उसके बाद और आई वॉज लिसनिंग टू वन वीडियो येस्टरडे, थोड़ा बहुत डेटा बचा था, तो येस्टरडे आई वॉज लिसनिंग टू अ वीडियो ऑफ डॉक्टर BM हेगड़े जिसमें उन्होंने कहा कि लेप्टोक्वार्क्स नाम का मतलब मैटर एंड एनर्जी इज नॉट डिफरेंट। मैटर एंड एनर्जी इज नॉट डिफरेंट। द एनर्जी विच कैन बी सेंस्ड बाय योर सेंस ऑर्गन्स इज मैटर। द एनर्जी विच कैन बी सेंस्ड बाय योर सेंस ऑर्गन्स इज मैटर। तो what is matter? They say that what are leptoquarks? Leptoquarks are further smaller particles of the protons, further smaller particles of the protons which are continuously in motion are known as leptoquarks. तो अब जब एटम ही किसने नहीं देखा या एटॉमिक थियोरी ही अभी प्रूवन नहीं हुई, so how people will debate about leptoquarks? So they have to accept the atomic theory temporarily to accept the existence of leptoquarks. So that is an अभ्युपगम सिद्धांत कि जिसमें लेप्टोक्वार्क्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए you have to first accept the atomic theory. अदरवाइज जब प्रोटॉन ही प्रूव नहीं हुआ है तो लेप्टोक्वार्क्स कहां से प्रूव करोगे? So this is an Abhyupagam Siddhanta which is temporarily accepted to be true by or during by both parties during the discussion. So Siddhanta is an established principle. There are 4 types of Siddhanta: Sarvatantra Siddhanta, Pratitantra Siddhanta, Adhikaran Siddhanta और Abhyupagam Siddhanta. The basis of Siddhanta is it has to be accepted by both sides. It has to be accepted by both sides. Okay, so इसके बाद 16वां वाद मार्ग उन्होंने बोला है वो शब्द। शब्द मतलब द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर द डिस्कशन। शब्द विच आर यूज्ड फॉर द डिस्कशन। तो हम जब डिस्कस करते हैं तो व्हाट वी डू, वी यूज वर्ड्स। तो इस वर्ड का जो एकत्रीकरण है या जो वर्ण का एकत्रीकरण है, शब्दों नाम वर्ण समाम्नाय। समाम्ना मतलब एकत्रीकरण। तो वर्ण का एकत्रीकरण जो है वो शब्द कहा जाता है। शब्द मतलब ऐसे वर्ण, अगर मैं यहाँ लिख दूं
AZYTG। तो ये भी वर्ण का एकत्रीकरण है, बट इससे कोई अर्थ नहीं निकलता। तो शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ जो है वो निकलता है। तो अगर मैं BAT लिखूं तो बैट हो जाता है, लेकिन ATB लिखूं तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे वर्ण का एकत्रीकरण जिनका अर्थ निकलता है उनको शब्द कहते हैं। शब्दों नाम वर्ण समाम्नाय। शब्द भी जैसे इसके पहले हमने दृष्टांत 4 प्रकार के देखे, वैसे ही शब्द भी 4 प्रकार के हैं। पहला प्रकार दृष्टार्थ। दृष्टार्थ मतलब जो इंद्रिय गम्य है, जो हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, उनको दृष्टार्थ कहते हैं। दृष्टार्थ मतलब जैसे दोष प्रकोपक हेतु, हम देख सकते हैं कि अगर हम ज्यादा व्यायाम करें तो हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है। तो व्यायाम वातवर्धक या वातवर्धकत्व, ये जो शब्द है ये दृष्टार्थ शब्द है, जिसका हम मतलब समझ सकते हैं या मतलब देख सकते हैं। अदृष्टार्थ मतलब जिसका मतलब हमने नहीं देखा या जिसका मतलब हमको समझ में नहीं आया, जैसे स्वर्ग है या पुनर्जन्म है या नर्क है। तो आज तक हमारे यहाँ स्वर्ग में जाके कोई आया नहीं है जो बताए कि भाई मैं स्वर्ग में आया हूँ, वहाँ अच्छे अच्छे अप्सराएं होती हैं, बहुत अच्छा खाने को मिलता है, ब्रह्मा जी की बड़ी दाढ़ी है जिसमें से हाथ घुमाने को मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो जैसे स्वर्ग है, पुनर्जन्म है, तो इन शब्दों का अर्थ तो समझ में आता है, लेकिन ये इंद्रिय गम्य नहीं है, ये अगम्य शब्द है। ये शब्द जो है वो अगम्य शब्द हैं, जिनका मतलब समझ में आता है लेकिन हम फील नहीं कर सकते। तो दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है वो सत्य और अनृत। सत्य और अनृत। सत्य और अनृत। नृत मतलब झूठा, और सत्य, अनृत का मतलब है झूठा, और सत्य का मतलब है सच्चा। अब यहाँ पर जब हम डीप जाएंगे तो अगर किसी को विष्णु सहस्त्र नाम या गणपति अथर्वशीर्ष आता हो तो उसमें एक वर्ड आता है ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि। तो अब अगर आप संस्कृत की डिक्शनरी खोल के देखेंगे तो ऋत का मतलब भी सत्य दिया है। तो ऋत को अगर सत्य माना है तो फिर सत्य को अलग से मेंशन करने का जरूरत क्या है? यहाँ तो अनृत है, मतलब जो झूठा ही है, लेकिन सत्य और ऋत का मतलब ये है सत्य मतलब जो अभी के काल में या अभी के एटमॉस्फेयर में सत्य है, या जो अभी के एटमॉस्फेयर में जिसको आप चेक कर सकते हैं। और ऋत का मतलब है जो त्रिकाला बाधित सत्य है। जो त्रिकाला बाधित सत्य है वो ऋत होता है। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल ये तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो चरक के हिसाब से दिया हुआ है, समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो सत्य का मतलब, अगर मैं आज यहाँ बैठ के कहूँ कि मैं किसी मेरे अमेरिका वाले दोस्त से बात कर रहा हूँ, और मैं अगर यहाँ बैठ के कहूँ कि अरे अब तो 2:30 बजे हैं, ठीक है, तो वो सत्य है, लेकिन वो ऋत नहीं है। क्योंकि जापान में जाओगे तो 6 घंटा पीछे है, अमेरिका आगे है, अमेरिका में जाओगे तो 12 घंटा पीछे है। तो अमेरिका वाला क्या बोलेगा, अरे चल झूठ मत बोल, अभी 2:30 नहीं बजे, अभी कितने बजे हैं, रात के 2:30 बजे हैं, दिन के नहीं बजे। ठीक है, या 8 घंटा जहां भी अमेरिका में रहता है। तो ये आपके लिए सत्य है, लेकिन किसी और के लिए असत्य हो सकता है। लेकिन ऋत जो है, ये ऋत त्रिकाला बाधित सत्य है। त्रिकाला बाधित सत्य मतलब आप बोले उसको फोन पे कि हमारे यहाँ तो पृथ्वी घूम रही है, तो वो भी तो यही बोलेगा कि हाँ यार हमारे यहाँ भी पृथ्वी घूम रही है। तो जो ऋत होता है वो त्रिकाला बाधित सत्य होता है, और जो सत्य होता है वो उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस पर्टिकुलर स्टेट में, उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में सत्य होता है, किसी और एटमॉस्फेयर में सत्य नहीं होता। तो इसीलिए जो शब्द हैं उनको 2 चीजों में डिवाइड किया है। एक सत्य जो उस एटमॉस्फेयर में सत्य है,
जैसे धातु साम्य क्रियाश्च उक्ता तंत्रस्य अस्य प्रयोजन। तो इस तंत्र का मूल प्रयोजन क्या है? धातु साम्य करना। लेकिन इस तंत्र में और भी प्रयोजन है। अभी के तारीख में हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें धातु साम्य है। नॉट ओनली धातु साम्य, धातु का बल बढ़ाना या ऊपर नीचे गए हुए दोषों को नॉर्मलाइज करना, तो ये सत्य है, ये निर्विवाद है। जो भी लोग बैठे हैं उसमें डिस्कस कर रहे हैं या जो भी चीजें उसको समझ रहे हैं उनके लिए निर्विवाद सत्य है। लेकिन अनृत, अनृत मतलब त्रिकाला बाधित झूठ। त्रिकाला बाधित झूठ जो दुनिया में कहीं भी जाओगे तब भी वो झूठ ही होगा। तो अनृत जो है, जैसे असाध्य रोग की चिकित्सा करनी चाहिए, असाध्य रोगम ही चिकित्सा। असाध्य रोगों की चिकित्सा हो ही नहीं सकती कहीं भी दुनिया में जाओ। थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर, यू कैन नॉट ट्रीट थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर वेर एवर यू गो एट दिस स्टेट। ठीक है, तो चार चीजों को, शब्द को डिवाइड किया है। वन इज दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, जो इंद्रिय गम्य है और जो अगम्य है, और सत्य और अनृत। दीज आर टू डिफरेंट क्लासिफिकेशन। मतलब शब्द में दृष्टार्थ सत्य भी हो सकता है और दृष्टार्थ अनृत भी हो सकता है। वैसे ही अदृष्टार्थ सत्य भी हो सकता है और अदृष्टार्थ अनृत भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ दे हैव डिवाइडेड द शब्द। उसके बाद चार प्रकार के प्रमाण आते हैं। तो बिकॉज ये 44 वाद मार्ग जो है, इसमें आपने अलग अलग, मतलब जैसे 6 द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय आपने सीखा हुआ है। उसके बाद प्रतिज्ञा स्थापना प्रतिष्ठापना आपने नहीं सीखा, या अगर कहीं सीखा होगा प्रमाण में तो। उसके बाद ये प्रत्यक्ष अनुमान ऐतीय उपमान, तो ये 4 प्रमाण आ जाएंगे। तो 44 का फिगर देख के डरना नहीं है, उसको सिर्फ आपको इन चीजों में डिवाइड करना है, और बाकी जो भी 8 है उनको याद रखना है। बाकी जो भी 8 है उनको याद रखना है, बाकी इन सब चीजों को डिवाइड करना है। तो 6 वो हो गए, 4 ये हो गए, तो 10 हो गए, और बीच में 6 आए थे। अब तक 16, 21 में से 16 हमने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ये प्रमाण है। तो 44 वाद मार्गों में अब उन्होंने प्रमाण कहना चालू किया कि चीजों को जब आप बताओगे तो आपको उनका प्रमाण देना पड़ेगा। तो प्रमाण क्या है? एक तो प्रत्यक्ष, मतलब सर अग्नि गर्म है, गर्म नहीं है, चलो देखते हैं, चलो मैं आपको दिखाता हूं कि अग्नि गर्म है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण, जो सामने वाला भी अपने इंद्रिय से समझ सकता है। अब प्रत्यक्ष को उन्होंने 2 चीजों में डिवाइड किया, एक ज्ञानेन्द्रिय प्रत्यक्ष और एक मानस प्रत्यक्ष। आत्मनश्च मनेन इंद्रियाश्च स्वयं उपलभ्यते। ठीक है, जैसे मैं अगर किसी को ले जाता हूं, चलो सर हम किसी ठंडे प्रदेश में चले जाते हैं, मतलब तप्त प्रदेश में नहीं रहते, तो उसके स्किन को भी अच्छा लगेगा, ठंडा लगेगा, एज वेल एज उसको प्लेजर भी, मतलब ही विल फील प्लेजर ऑल्सो। तो दैट इज मानस प्रत्यक्ष, दैट इज मानस प्रत्यक्ष। तो मानस प्रत्यक्ष और एक्चुअल इंद्रिय प्रत्यक्ष, ऐसे उन्होंने 2 चीजों में प्रत्यक्ष को डिवाइड किया है। उसका उन्होंने रेफरेंस बताया है, आत्मनाश्च मनेन्द्रियाश्च स्वयं उपलभ्यते, जो इंद्रियों को खुद से प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष है या प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसके बाद उन्होंने बोला अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण में तर्को युक्ति अपेक्षया। तो यहाँ देखिए उन्होंने युक्ति प्रमाण अलग से क्यों नहीं किया, क्योंकि युक्ति प्रमाण उन्होंने अनुमान प्रमाण में डाल दिया है। अनुमान प्रमाण में ही युक्ति प्रमाण उन्होंने डाल दिया है। तो अनुमानम तर्को युक्ति अपेक्षया, जैसे जैसे उसकी जरण शक्ति कितनी है, कितना पचा सकता है, ये हम उसको भूख कितनी लगी है उससे, हम उसकी जरण शक्ति देख नहीं सकते, लेकिन उसको हम ये पूछ सकते हैं कि तुमको भूख कितनी लगी है। जितनी भी भूख लगी है
उस हिसाब से हम उसकी जरण शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, उसकी व्यायाम शक्ति, उसका बल। हमने किसी से पंजा लड़ा लिया, पंजा लड़ा के हमने उसका बल देख लिया, तो हम उसकी व्यायाम शक्ति का एक अ, तर्क लगा सकते हैं, या एक क्या कहते हैं उसको, अंदाज लगा सकते हैं कि ये जो आदमी है ये शायद मेरे से ज्यादा पुशअप्स मार सकता है, क्योंकि उसका बल ज्यादा है। तो उसने पुशअप्स मारे नहीं है, लेकिन हमने अनुमान लगाया अपने लॉजिक से और अपनी युक्ति लगा के कि जिसका पंजा लड़ाने का बल ज्यादा है उसका हाथ में बल ज्यादा है, और पुशअप्स के लिए हाथ में बल ज्यादा जरूरी है, तो मेरे से इसका पुशअप्स का बल ज्यादा होगा या ज्यादा पुशअप्स मार सकता है। तो ये हो गया अनुमान प्रमाण। उसके बाद ऐतिह्य प्रमाण। ऐतिह्य प्रमाण मतलब आप्तोपदेशे देशो वेदादिहि, मतलब हमारे पहले जितने भी हमारे आचार्य हो गए हैं, जिन्होंने या तो वेद बनाए हैं, शास्त्र बनाए हैं, या हमारे पहले तंत्र बनाए हैं, उनके उपदेश से हम ये चीज आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे जैसे मैंने देखा है, जब भी मैं अमेरिका में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता इतनी पॉपुलर नहीं है, वहां पर जो पॉपुलर है वो इंडिया से भी जो भी लोग अमेरिका में चले गए उन्होंने अपने बुक लिखे। जैसे वसंत लाड एक है, वसंत लाड, तो डॉक्टर वसंत लाड ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं अमेरिकी लोगों के लिए जो आयुर्वेद के हैं। तो जब भी आप अमेरिका वाले किसी डॉक्टर से वाद करते हो या डिस्कशन करते हो, तो आप उसका प्रमाण क्या देते हो? आप उसका प्रमाण देते हो कि चरक ने ये बताया है, ठीक है, जबकि वो क्या प्रमाण बताता है? वो प्रमाण बताता है कि लाड सर ने ये बताया है, ठीक है। दिस इज व्हाट आई हैव सीन। तो ये जो है उसके लिए वो ऐतिह्य है, हमारे लिए ये ऐतिह्य है। तो बाय पर्सन्स और बाय बुक्स वॉट एवर वी हैव लर्न इज उपमान, इज ऐतिह्य। उपमान का मतलब क्या है? उपमान का मतलब यद अन्येन अन्य सादृशम अधिकृतम प्रकाशनम। तो एक से दूसरे का सादृश्य, सिमिलैरिटी, एक से दूसरे का सादृश्य या सिमिलैरिटी। जैसे धनुष्य को देखा तो धनुस्तंभ, धनुस्तंभ मतलब टेटनस के जैसा होता है। टेटनस में पूरा जो स्पाइनल कैनाल है या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उठ जाता है, बीच से उठ जाता है, पांव जमीन पे टेके रहते हैं और सर जमीन पे टेका रहता है, और पेशेंट का जो बीच का है पार्ट वो उठ जाता है। तो उसको उन्होंने सादृश्य कैसे किया? धनुष्य से किया, कि धनुष्य के जैसे उठा हुआ है। आयुर्वेद में उपमान प्रमाण से आए हुए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जैसे आज की तारीख में भी हम हाउ वी डिस्क्राइब द यूरिन ऑफ अ पर्सन हु हैज बहुपित्त कामला और बिलियरी जॉन्डिस, जिसमें बाइल पिगमेंट ज्यादा आते हैं, तो वी डिस्क्राइब इट एज कोका कोला कलर्ड यूरिन, because the commonest similarity we have seen with the urine is the similarity with coca cola, coke। तो इसीलिए हम उसको उपमान देते हैं कोका कोला कलर्ड यूरिन। तो आपने भले, मैंने अगर कह दिया कि भाई बिलियरी जॉन्डिस में कोका कोला कलर्ड यूरिन आता है, आपने भले जॉन्डिस के पेशेंट का मूत्र नहीं देखा हो, लेकिन फिर भी आपने कोका कोला देखा है, तो आप उस मूत्र को पहचान सकते हो। तो दिस इज व्हाट इज उपमान प्रमाण। उसके बाद संशय। संशय मतलब ड्यूरिंग द डिस्कशन कोई भी डाउट जब आ जाता है, ड्यूरिंग द डिस्कशन कोई भी डाउट जब आ जाता है या कोई डाउट रेज करते हैं दूसरे के ऊपर, हम ये जो बात चल रही है विग्रोहीय संभाषा की चल रही है, विग्रोहीय संभाषा में हमको दूसरे को अपनी सुपीरियोरिटी बतानी है या दूसरे को नीचा दिखाना है। तो देर इज बाय डेफिनेटली बाय rule that we will have some doubts on the things which the other person is being saying, on the things which the other person is being saying।
So doubts raised during the discussion on the discussion of the other party is known as samshay. What is samshay? Samshay is the doubts raised by one party during the discussion on the other party. उत्तर और संशय इसमें फर्क है. फर्क क्या है कि उत्तर जो है वो तो अलग से टॉपिक हो गया, मतलब यू आर डायरेक्टली अपोजिंग हिम इन द टॉपिक, वेयर एज संशय में यू आर नॉट अपोजिंग हिम इन द टॉपिक, you are opposing him during the discussion, or you are trying to halt the discussion or the things which he is trying to tell. तो जैसे उसने कह दिया कि अगर पेशेंट को ये सिम्टम दिखने लगे तो उसका मृत्यु हो जाएगा, तो आपने डाउट रेज कर लिया कि ठीक है मृत्यु हो जाएगा, लेकिन ये मृत्यु काल मृत्यु माना जाएगा या अकाल मृत्यु माना जाएगा. तो यू हैव एग्रीड दैट मृत्यु हो जाएगा, लेकिन यू हैव रेज्ड अ संशय और रेज्ड अ डाउट दैट वेदर इट विल बी काल मृत्यु और अकाल मृत्यु. तो संदेह लक्षणान असंदिग्धेषु अर्थेषु अविनिश्चया, मतलब उस टॉपिक पे जब डिस्कशन चालू है तो जो डिस्कशन में असंदिग्ध अर्थ मतलब क्लियर कट इंफॉर्मेशन, असंदिग्ध अर्थ का मतलब है क्लियर कट इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए जो भी रेज किया जाता है उसको संशय कहते हैं. संशय इज समथिंग विच इज रेज्ड टू गेट असंदिग्ध इंफॉर्मेशन, असंदिग्ध अर्थ ऑफ the topic which is being discussed, or the principle or the point which is put forth during the discussion. तो यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया है? We have completed 22. That means we have completed half of the Vadamarga. The rest half we will, or we'll do one more. तो एक और कर लेते हैं ताकि अगली बार कम रह जाए, क्योंकि ये 1.5 मिनट हमारे पास अभी भी बचा हुआ है और हमारा अटेंडेंस हमने लिया हुआ है. तो प्रयोजन, प्रयोजन मतलब यद अर्थ कार्येषु आरंभ्यंतम आरंभा, मतलब कोई भी कार्य के लिए शुरुआत में जिस चीज का वर्णन किया जाता है उसको प्रयोजन कहते हैं. कोई भी कार्य कराने के लिए जिस कार्य का या जिस चीज का वर्णन किया जाता है उसको हम प्रयोजन कहते हैं. जैसे अगर हमारे पास कोई डायबिटीज का पेशेंट आया तो व्हाट इज द प्रयोजन? वी आस्क हिम टू फर्स्ट रिड्यूस ऑन डाइट शुगर एंड डू एक्सरसाइज. सो दिस इज आवर फर्स्ट वर्णन और फर्स्ट एडवाइस गिवन फॉर प्रयोजन. अब इसका वाद मार्ग में इंपॉर्टेंस क्या है? इसका वाद मार्ग में इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी कार्य जब हम कर, व्हाट वी विल डू इज वी हैव लेस देन अ मिनट लेफ्ट, तो प्रयोजन हम आधा कर चुके, आधा हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे.